बिग बॉस। इस शो का नाम सुन के आपको क्या याद आता है? किन लोगों के चेहरे याद आते हैं? इनके 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 और इनके भी। ये वही लोग हैं जो बिग बॉस के सितारे माने जाते हैं, बिग बॉस की कारवां के सबसे यादगार कंटेस्टेंट्स। इनफैक्ट भाई मैं तो कहता हूँ बिग बॉस के ऊपर कभी इतिहास लिखा गया तो इन लोगों का नाम सबसे ज़्यादा डिटेल में और सबसे ऊपर लिखा जाएगा। हालांकि ये भी सच है कि भाई ये वही लोग हैं जो सबसे ज़्यादा बदतमीज़, कॉन्ट्रोवर्शियल, डिस्टर्बिंग और टू बी ऑनेस्ट बेशर्म रहे हैं। पर फिर भी सबसे ज़्यादा याद इन्हीं को रखा जाता है। कुछ अच्छे भी लोग रहे हैं, कुछ जेन्युइन डिसेंट लोग रहे हैं जिनकी इज्जत की जा सकती है और वो शो के विनर्स तक रहे हैं। लेकिन गैस व्हाट, उन्हें कोई याद नहीं करता, वो मेमोरेबल नहीं है। याद तो इन्हीं लोगों को किया जाता है भाई, क्योंकि बिग बॉस का एक सिंपल प्रिंसिपल है, जितनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी उतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी। ऐसा क्यों? क्योंकि जनता का प्रिंसिपल भी मेरे भाई यही है, जनता भी ऐसे ही सोचती है, हमारा दिमाग भी ऐसे ही काम करता है। दैट्स ट्रू। अब करीब 18 साल पहले की बात है, 2006 का वक्त था जब बिग बॉस पहली बार हमारी टीवी स्क्रीन्स पे आया था। और सबको पता है कि भाई ये शो इंग्लैंड के एक शो की कॉपी है जिसका नाम था बिग ब्रदर। एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट इन्होंने यहाँ पे छाप दिया। उस वक्त मुझे याद है अरशद वारसी साहब इस शो को होस्ट किया करते थे और बढ़िया था, इट वॉज गुड। तब से लेकर 18 साल हो गए हैं, 18 साल, एंड दिस हैज़ मेड बिग बॉस द लॉन्गेस्ट रनिंग शो इन द इंडियन हिस्ट्री। एंड दैट इज़ क्रेजी कि ये शो सबसे ज़्यादा हिट है, ये शो लॉन्गेस्ट रनिंग शो है। मतलब हाँ, ये रिश्ता क्या कहलाता है और साथ निभाना साथिया के बाद इसी का नंबर है भाई। और इससे हमारी जनता की मेंटालिटी पता चलती है। ये शो जो मशहूर है अपनी लड़ाई झगड़े, कंट्रोवर्सी, गाली गलौज और डिस्टर्बिंग चीज़ों के लिए, बेसिकली नेगेटिव चीज़ों के लिए, ये शो लॉन्गेस्ट रनिंग है और सबसे ज़्यादा हाई टीआरपी देता है। दैट्स रियली सरप्राइजिंग। और वक्त के साथ मैंने एक चीज़ नोटिस करी भाई कि बिग बॉस के सीजन ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव होते गए, ज़्यादा टॉक्सिक होते गए और ज़्यादा डिस्टर्बिंग होते गए। मतलब मुझे याद है मैंने शुरुआत में कुछ सीजन देखे थे, तब भी लड़ाई झगड़े होते थे, कंट्रोवर्सीज होती थी, पर तब एक लिमिट होती थी, एक दायरा होता था। भाई तो लग रहा है सारे दायरे धीरे धीरे टूटते जा रहे हैं। तब जो टास्क वगैरह हुआ करते थे ना, उनके कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते थे, एथिक्स होते थे, और रूल्स को मानने वाले को अवार्ड मिलता था और रूल को तोड़ने वाले को सज़ा मिलती थी। मुझे लगता है अब तो बिग बॉस चाहते हैं कि भाई लोग रूल तोड़ें, गाली गलौज करें, कुछ तमाशा मचाए, धमा चौकड़ी मचाए, तभी तो लोगों को मज़ा आएगा। क्योंकि देखा जाए तो लोगों की अटेंशन ग्रैब करने का सबसे अच्छा तरीका यही है, ज़्यादा से ज़्यादा लड़ाई करो, ज़्यादा से ज़्यादा टॉक्सिसिटी फैलाओ, कौन कितना ज़्यादा मसाला लेके आ सकता है। दैट्स ऑल दिस शो हैज़ बिकम अबाउट, एंड दैट्स अ फैक्ट। इनफैक्ट आप सीधा साधा ये मान लो, जब सड़क के किनारे दो लोगों की लड़ाई हो जाती है, हाथापाई हो जाती है, तब आम जनता क्या करती है? देखती है, तमाशा देखती है ना, मज़े लेती है। चाहे कहीं जा रहे हो, चाहे ऑफिस के लिए लेट आ रहो, लेकिन नहीं, हम तो रुक के तमाशा देखेंगे, आधा घंटा लगा देंगे, लेकिन तमाशा पूरा देख के जाएंगे। बेसिकली इंसानों की मेंटालिटी ऐसे ही है, हमें दूसरों की ज़िंदगियों में झांकने में मज़ा आता है, दूसरों के कलेशों को देखने में मज़ा आता है। क्योंकि कह सकते हैं भाई हमारी ज़िंदगी एक्चुअली बड़ी बोरिंग होती है। सुबह उठते हैं, खाना खाते हैं, ऑफिस चले जाते हैं, पूरा दिन काम करते हैं, फिर रात को घर आते हैं, टीवी देख के, खाना खा के, बातें करके सो जाते हैं। एक ही तरह की ज़िंदगी, मोनोटोनस ज़िंदगी। अब इस ज़िंदगी में कुछ चाहिए ना, कुछ स्पाइस, कुछ नयापन, कुछ एक्साइटमेंट। तो उसीलिए हम सिनेमा देखते हैं, और सिनेमा से ज़्यादा हमारे पास चीज़ आ गई बिग बॉस, जहाँ पे हमको रियल लड़ाई देखने को मिलती है। एक स्क्रिप्टेड लड़ाई नहीं, वैसे तो कुछ लोग कहते हैं बिग बॉस की लड़ाइयाँ भी स्क्रिप्टेड होती हैं, पर फिर भी ये वाला एक्शन ज़्यादा रियल लगता है। बेसिकली कह सकते हैं कि बिग बॉस की टॉक्सिसिटी एक एस्केप है लोगों की मोनोटोनस ज़िंदगी से। और बिग बॉस की मेकर्स ये बात अच्छे से जानते हैं मेरे भाई, इसलिए तो देखो किस तरह के लोगों को लेके आते हैं, किस तरह के कंटेस्टेंट्स को चूज़ करते हैं अपने शो में रखने के लिए। कोई पता नहीं कितने कांड करके आए, किसी पे क्रिमिनल चार्जेस चल रहे हैं, किसी की ज़िंदगी में हर रोज़ नए लफड़े हैं, किसी की बड़ी दुख भरी कहानी है, तो किसी का डिवोर्स हो गया है, कोई साइकोपैथ है, और एक ऐसा कपल जो बेसिकली शो जितना ही टॉक्सिक है। कमाल की बात है, ये इनकी लिस्ट है, इस तरह के लोगों को अपने शो में रखते हैं। और ऐसी खोज करते करते ये लोग पहुँचे अरमान मलिक तक। इस बंदे के बारे में मुझे कुछ वक्त पहले ही पता चला, और जब पता चला तो भाई मेरा दिमाग लिया अच्छे से। ये बंदा एक लाइफस्टाइल ब्लॉगर है, मतलब वही लोग जो अपनी ज़िंदगी की चीज़ें दिखा कर व्यूज़ कमाते हैं, सिंपल। पर इस बंदे की खासियत यह है कि इसकी 2 बीवियाँ हैं। यस, इसकी 2 बीवियाँ हैं, एक ही टाइम पर एक ही साथ एग्जिस्ट करती हैं। इसने किया गया, पहले एक लड़की को पटाया, उससे शादी की, फिर उसी की बेस्ट फ्रेंड को पटाया, उससे भी शादी की, फिर दोनों को कन्विंस किया कि भाई तुम लोग साथ में रहो, और वो साथ रह रहे हैं, इनका बच्चा भी है, और ये लोग काइंड ऑफ खुश भी हैं, मतलब खुश हैं या खुश होने का दिखावा करते हैं, पर देख के तो यही लगता है। लेकिन साथ साथ मुझे यही पता चला कि इस बंदे के ऊपर कुछ साल पहले एक मॉलेस्टेशन का केस चल चुका है, वो भी एक माइनर लड़की का, और ऐसे लोगों को बिग बॉस ने शो में बुलाया। दैट्स इज़ अ लॉट। और बिग बॉस में आते ही इसने अपने कांड शुरू कर दिए, एक बंदे को थप्पड़ मार दिया, आई डोंट नो किस बात पे, पर थप्पड़ मार दिया। और उसके बाद इसके ऊपर एक्शन हुआ। एक्शन क्या, ये नहीं कि इसको शो के बाहर निकाल दिया जाए, मतलब एक्शन आइडियली यही होना चाहिए ना, किसी ने अगर वायलेंस कर दी, इस हद तक बंदा आगे बढ़ गया तो उसको शो से निकाल देना चाहिए। पर ये लोग निकालेंगे नहीं, ये लोग उसको बस सीज़न भर के लिए नॉमिनेट कर देंगे कि भाई तू यहीं पे रह, तू तो हमारे शो की जान है, तू तो टीआरपी लेके आएगा, तेरे को कैसे निकाल देंगे। तो ये शो में रहेगा, टीआरपी देगा, कांड भी करेगा, पर जाएगा नहीं। बट यू नो द मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग अबाउट दिस मैन कि इसके यूट्यूब पे 7 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं।
वो भी इसके एक चैनल पे, क्योंकि इसके मल्टीपल चैनल्स हैं और हर चैनल पे इनके कुछ मिलियन सब्सक्राइबर्स तो हैं ही। मेरा सबसे ज़्यादा दिमाग यहाँ हुआ है। देखो मैं यूट्यूब पे बहुत लोगों को जानता हूँ जो पता नहीं कितने वक्त से मेहनत कर रहे हैं, अच्छा क्वालिटी कंटेंट दे रहे हैं। कोई गाना गा रहा है, कोई गिटार बजा रहा है, कोई कुकिंग वीडियोज़ बना रहा है, कोई डांस कर रहा है, कोई कुछ ना कुछ सिखा रहा है, एजुकेशनल कंटेंट दे रहा है, कोई लोगों को हंसा रहा है। और ये लोग अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, क्वालिटी कंटेंट दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पर इनको व्यूज़ नहीं मिल पाते, सब्सक्राइबर्स नहीं मिल पाते तो कुछ हज़ार, और वो भी सस्टेनेबल नहीं है। और ये बंदा बेसिकली बिना कुछ करे सिर्फ बकलोली पेल के, क्योंकि करता क्या है वीडियोज़ में, होता क्या कि आज हमने खाना खाया, आज हमने वहाँ खाना खाया, आज हम यहाँ गए, आज मेरे बच्चे ने सूसू कर दिया, आज हमने एक दूसरे के ऊपर प्रैंक किया, मेरी बीवी नाराज़ हो गई, वगैरह वगैरह। यही चीज़ें, कोई खास क्वालिटी नहीं होती। पर इस बंदे के मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं, इसको देख के काफ़ी यूट्यूबर्स का दिल टूट जाता होगा। तो इससे पता क्या चलता है कि बेसिकली अगर आपको आज के वक्त में फेमस होना है, पॉपुलर होना है, पैसे कमाने हैं, तो आपको कोई किसी खास स्किल या किसी टैलेंट की ज़रूरत नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिएटिव करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस कुछ बहुत ही बकलोली पेलनी है, कुछ बहुत ही वाहियात और सरफिरा करना है, सेंसलेस करना है, जिसकी कोई सेंस भी नहीं बनती हो, और ये करके ही भाई साहब फेमस हो जाओगे। बहुत लोग आपको नोटिस कर लेंगे और आपका चैनल भी चल जाएगा। क्योंकि पिछले कुछ वक्त में हमने ऐसे ही लोगों को तो फेमस होते देखा है, ढिंचाक पूजा, चाहत फ़तेह अली खान, ताहिर शाह जो कि बेसिकली पाकिस्तानी सिंगर था, और ये भाई साहब अरमान मलिक। इनमें क्या खास और क्या स्पेशल है? इनमें सिर्फ एक ही चीज़ स्पेशल है, शॉक वैल्यू। बेसिकली क्या है कि हमारे दिमाग को कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए होता है जो हमें स्टिमुलेट कर सके। आपको एंटरटेन होने के लिए हमेशा कुछ अच्छा देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ ऐसा देखने की ज़रूरत है जो आपको हैरान कर दे, आपको ये सोचने मजबूर करते भाई ये कैसे हो सकता है, ये क्या चीज़ है, ऐसी चीज़ तो कभी देखी नहीं। वो चीज़ ज़रूरी नहीं कि वो अच्छी हो सकता है उसको देख के आप काफ़ी डिस्गस्टेड फील करो, इनफैक्ट ये भी फील करो यार क्या वाहिया चीज़ है, पर फिर भी आप उसको देखोगे क्योंकि वो एक अलग चीज़ है और आपका अटेंशन ग्रैब करती है। ये सेम फॉर्मूला ये सब लोग अप्लाई करते हैं। अब जानबूझ के अप्लाई करते हैं, अननोइंगली अप्लाई करते हैं, आई डोंट नो, बट ये लोग सक्सेसफुल हुए हैं। क्योंकि भाई मुझे याद है ढिंचाक पूजा के नए गानों का वेट मैं भी करता था। मैं जानता था कितने वाहियात गाने, पर फिर भी मैं वेट करता था क्योंकि वो इंटरेस्टिंग है, देखने मज़ा आता है और हंसी भी आती है। उसी एंटरटेनमेंट फैक्टर के लिए हम इनकी चीज़ें बार बार देखते हैं। और इनकी सक्सेस स्टोरी सुनने के बाद मैं जानता हूँ भाई बहुत लोग इनको कॉपी करेंगे, यही फॉर्मूला अपनाएंगे, बकलोली पेरेंगे और गेस व्हाट, वो पॉपुलर भी हो जाएंगे, इनको व्यूज़ भी मिलेंगे और पैसे भी मिलेंगे। और ऑफ कोर्स इनको देख के बहुत सारे मेहनती यूट्यूबर्स जेलस होंगे, गुस्सा आएगा, उनको फ्रस्ट्रेटेड होंगे और हो सकता है अपना चैनल बंद भी कर दें। बट गेस व्हाट, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नोबडी केयर्स। इसका प्राइम एग्जाम्पल हमारे सामने है पुनीत सुपरस्टार। आप देख ही चुके ये बंदा क्या करता है, क्या हरकतें करता है। मतलब आई डोंट नो ये करने से पहले कुछ सोचता भी है या बस कर देता है। बट गेस व्हाट, इसका नाम हम सब लोग जानते हैं और इसे भी बिग बॉस ने बुलाया था। बिग बॉस का रिकॉर्ड ही ऐसा ना, वो ऐसे लोगों को ही बुलाता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये मेरे व्यूज़ थे, मेरे विचार थे बिग बॉस जैसे शो के ऊपर, अरमान मलिक जैसे कंटेंट क्रिएटर्स के ऊपर और हमारी जनता के माइंडसेट के ऊपर। आपके व्यूज़ क्या हैं, आपके विचार क्या हैं, आप मेंशन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आई विल बी रियली हैप्पी टू नो। अगर आपके कुछ सजेशंस है रिगार्डिंग माई कंटेंट कि आप चाहते हैं मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बात करूँ, प्लीज़ मेंशन इट, आई विल बी हैप्पी टू नो। सो टेक केयर गाइस, आई होप टू सी यू सून विद अनदर वीडियो जिसमें कुछ अच्छी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग बात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, रख पाओ तो।